नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच पर मैं डॉक्टर सुमन श्री आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कई वर्षों से ऐसी चाहत थी कि एक ऐसा YouTube चैनल या एक ऐसा मंच बनाया जाए YouTube पर जिसमें कि साहित्य की जितनी भी जटिलताएं हैं, उसकी जो कठिनाइयां हैं, उससे बाहर निकालकर सरल और बोधगम्य बनाया जाए। और इसी प्रयास के साथ आज मैंने इसी मंच की शुरुआत की है और मुझे आशा है कि आप सबको यह पसंद आएगा और हिंदी भाषा पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं। और आज का हमारा विषय है, क्या विषय है आज का हमारा? हिंदी भाषा का अर्थ, विशेषताएं और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। इस सब पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन सब की चर्चा क्यों? तो इसका कारण है दोस्तों कि शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा बनती है और भाषा में साहित्य लिखा जाता है। तो अगर हमें साहित्य को पढ़ना है, उसे हृदयंगम करना है, तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, किसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और क्योंकि हमें हिंदी भाषा और उसका साहित्य पढ़ना है, तब हमारे लिए इन विषयों को विस्तार से जानना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके अंतर्गत हम जिन विषयों के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में भी पहले चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और आज हम इस सत्र के अंतर्गत जिन विषयों के बारे में पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहले है भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं और भाषा की प्रकृति कैसी है, यानी उसका स्वभाव कैसा है, और हिंदी शब्द कैसे बना। इन सब विषयों को जानने के लिए हमने कुछ आधार ग्रंथ माने हैं, जिनसे हमने जो हमारे विषय हैं उनसे स्पष्ट हो सकें। और वो आधार ग्रंथ क्या हैं, चलिए देखते हैं। और ये आधार ग्रंथ हैं, सबसे पहले हमारा जो आधार ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और जो दूसरा आधार ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी व्याकरण, पंडित कामता प्रसाद गुरु। और अंतिम जो हमने आधार ग्रंथ लिया है उसका नाम है हिंदी भाषा उद्भव, विकास और रूप, जो डॉक्टर हरदेव बहारी जी द्वारा रचित है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले भाषा शब्द कैसे बना, यह प्रश्न हमारे मन में आता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जो मूल धातु है वो है भाष धातु, जो संस्कृत की है। और भाषा का अर्थ कहना, बोलना, उच्चारण करना। अब ये भाष धातु के साथ कौन से प्रत्यय लगकर भाषा शब्द बना है, इसके बारे में भी जान लें। भाष धातु के साथ दो प्रत्यय हमने लिए हैं, एक है अंग और एक है टाप प्रत्यय। अंग प्रत्यय का अ शेष बचता है और टाप प्रत्यय का आ शेष बचता है। इस प्रकार भाष धातु में जब अ जोड़ेंगे तो ये श पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा भाष। और फिर टाप का जो आ शेष बचता है उसमें आ जोड़ने भी आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भाषा। क्या बन जाएगा हमारा? भाषा।
अब हम भाषा के अर्थ को भी जान लें। भाषा का सामान्य अर्थ होता है वह जो कही जाए और वह जो बोली जाए। अब भाषा के अर्थ को जान लिया है हमने, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि भाषा में क्या क्या शामिल होगा। भाषा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा है वह विचार विनिमय का माध्यम है। अब इसमें कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं, क्या हम उनको भी भाषा में मान लें? क्या हम उन्हें भी भाषा माने? यह सवाल हमारे जहन में आता है, तो इसका है नहीं। इन सब ध्वनियों और संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जैसे हमने हमारे जो रेलवे गार्ड हैं, जो सिर्फ हरी झंडी या लाल झंडी दिखाकर संकेत करते हैं, उनमें विचार विनिमय तो नहीं हुआ, सिर्फ संकेतों के माध्यम से हमने जाना। लेकिन उनमें कर्णेंद्रियों का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर हमारे जहन में यही प्रश्न फिर से होता है कि तो फिर भाषा हम कहेंगे किसे? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वह इतनी व्यापक नहीं है जिसमें हम ध्वनियों को और संकेतों को शामिल कर सकें। इसलिए उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते हैं जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और न उसे लेते हैं जिनके द्वारा हम सोचते हैं। और ये बात हमारे भोलानाथ तिवारी जी, जो कि हिंदी भाषा के इतिहास के रचनाकार हैं, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा का इतिहास, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने ये भी माना है कि भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। इस बात को ध्यान से देखेंगे और इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, जो बोली और सुनी जाती है। अब हमारे जहन में एक प्रश्न यह भी उठता है कि बोलना भी किस किस का? पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का इसके अंतर्गत शामिल होता है। इस प्रकार इसमें क्या क्या शामिल है? सिर्फ बोल सकने वाले मनुष्यों की भाषा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पर विचार किया, और उनमें सबसे प्रसिद्ध हैं प्लेटो, और इन्होंने अपनी सोफिस्ट नामक जो ग्रंथ है इनका, उसमें विचार किया है कि भाषा किसे कहेंगे। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनि सार्थक होती है। सर्वप्रथम उसकी जो क्या होना चाहिए, उसमें भाषा की जो ध्वनि है वह सार्थक होनी चाहिए और श्रोता को निश्चित अर्थ का बोध कराती हो, केवल उसी को हम भाषा कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जो पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था ना,
ये भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया। भाषा किसे कहते हैं, इसे हमने भारतीयों और पाश्चात्य विद्वानों के जो मत थे उनके द्वारा जाना। और अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा के विविध रूप। चलिए देखते हैं। ये देखिए, भाषा के विविध रूप यानी भाषा के अनेक रूप होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है बोली। अब बोली किसे कहेंगे? जिसकी लिपि नहीं होती, जिसकी लिपि नहीं होती और जो जन साधारण के द्वारा बोली जाए उसे बोली कहेंगे। अगला है परिनिष्ठित भाषा। जो भाषा, परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे? जो भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी हो और जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली है हमारी राष्ट्रभाषा। जो राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति के आधार पर व्यापक रूप धारण कर ले उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। और अगली है हमारी राजभाषा। जो देश की प्रशासनिक कार्यवाही में प्रयुक्त हो उसे हम कहेंगे राजभाषा। इसलिए इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। आगे देखते हैं। अब भाषा की प्रकृति या उसकी विशेषताएं, या हम इसको उनका स्वभाव भी कह सकते हैं कि भाषा के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले भाषा यादृच्छिक होती है। अब यादृच्छिक क्या होता है? यादृच्छिक होता है स्वतः, ऐच्छिक और स्फूर्त, स्वतंत्र। जैसे हमने अंग्रेजी भाषा में वाटर बोलते हैं, हिंदी भाषा में पानी बोलते हैं और संस्कृत भाषा में जल बोलते हैं ना। सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और इसीलिए भाषा को हमने क्या कहा है? यादृच्छिक कहा है। और इसी को भोलानाथ ने इसका अर्थ क्या माना है कि यादृच्छिक का अर्थ क्या माना है? माना हुआ। यानी जो शब्द, उसका जो भी अर्थ जिस भाषा में मान लिया गया है वही यादृच्छिक होती है। अगली विशेषता है पैतृक संपत्ति। ये हमने पढ़ लिया। अब है पैतृक संपत्ति। इसका हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसका डिटेल में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ उसको समझना है कि पैतृक संपत्ति। आप सभी को मालूम है इस चीज़ का कि जिस प्रकार पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार भाषा है वो अगर पिता को आ रही है वो भाषा, तो ज़रूरी नहीं है कि पुत्र भी वही भाषा बोलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम बचपन में देखते थे मोगली, देखा ना जंगल बुक का। जब वह जंगल में रहने लग जाता है तो उसकी भाषा उन्हीं भेड़ियों के जैसी हो जाती है। अगर वो भाषा पैतृक संपत्ति होती तो जो उनके माता पिता बोल रहे थे वही भाषा उसको बोलनी चाहिए थी, लेकिन भाषा है वह पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा है वह पैतृक संपत्ति नहीं है। तो भाषा क्या है फिर? उसकी एक विशेषता है कि भाषा है वह अर्जित संपत्ति है। यानी भाषा को हम अपने समाज में रहकर, समाज में लोगों के साथ रहकर सीखते हैं, परिवार में, समाज में, स्कूल में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। इस प्रकार भाषा की विशेषताओं ने हमने क्या जाना कि भाषा यादृच्छिक है, नंबर 1। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का अर्थ होता है कि जैसे हम, ऐसा नहीं है कि हम एक ही भाषा को सीख लिया,
हम अनेक भाषाओं का अध्ययन करते हैं। और अगला है भाषा सामाजिक वस्तु है, क्योंकि इसको समाज में रहकर ही सीखा जाता है। अगली विशेषता है हमारी भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरागत है। और अगली जो नेक्स्ट नंबर 6 पे आती है भाषा है, वह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये हमने पहले भी विचार कर लिया है। भाषा चिर परिवर्तनशील है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। और ये हम सब जानते हैं कि परिवर्तनशील, क्योंकि प्रकृति है वह परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तन नहीं होंगे तो उसका विकास नहीं होगा। भाषा भी परिवर्तनशील है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जो वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अब खड़ी बोली के रूप में हम भाषा को आज प्रयोग कर रहे हैं। तो भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अंतिम रूप नहीं है, निरंतर विकसित होती है। यही हमने अभी बताया कि भाषा है वह निरंतर विकसित होती रहती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि भाषा है वह भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आती है। जैसे कि थोड़ी थोड़ी दूरी, जैसे कि कहा गया है कि 3 कोश पर भाषा है वो बदल जाती है। ये इसी आधार पर कहा गया है कि भाषा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती है। नेक्स्ट, भाषा है वह ऐतिहासिक सीमा के अंतर्गत आती है, क्योंकि पहले जो हम देखते थे कि भाषा है वह पहले अवधि, ब्रज और अनेक रूपों से निकलते हुए आज हमारे सामने खड़ी बोली के रूप में उपस्थित है। इसलिए भाषा है वह ऐतिहासिक सीमा में बदलती रहती है, निरंतर विकसित होती रहती है। ठीक है। और अगला है कठिन से सरल। इसका अर्थ क्या हुआ? ये भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों ने। कठिन से सरल की ओर, कि भाषा है वह कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। कैसे? जैसे हमने देखा था कि वैदिक काल में वर्णों की संख्या कितनी थी, फिर धीरे धीरे उनमें कुछ परिवर्तन हुए और कुछ वर्ण हैं वो खत्म हो गए। इसी प्रकार जब कठिन और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग जिस भाषा में किया जाता था, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में होते होते उसका जो बोधगम्य जो रूप है हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और सरलता की ओर अग्रसर हुई है। और भाषा की एक और विशेषता है कि भाषा सृजनात्मक शक्ति से पूर्ण होती है, क्योंकि भाषा, कोई भी भाषा लिखेंगे उसी में तो हम साहित्य और उनकी जो कविताएं हैं, निबंध हैं, कहानियां हैं, वो सब लिख पाएंगे। तो उसमें सृजन करने की शक्ति होती है। और भाषा की अगली विशेषता है निरर्थकता से सार्थकता की ओर। जैसे हम वर्णों को लेते हैं तो वो क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, है ना। उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे उनसे शब्द बनते हैं तो शब्दों का अर्थ हुआ। शब्दों से फिर हम वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से फिर भाषा बनती है। इस प्रकार ये जो भाषा की विशेषता है उनमें होता है कि निरर्थकता से सार्थकता की इकाई मौजूद होती है। चलिए आगे चलते हैं। और अगली विशेषता है कि भाषा अंतरणशील होती है। अंतरणशील का अर्थ क्या होगा? अंतरणशील का अर्थ होता है कि भाषा में परिवर्तन होने के कारण उसमें अंतर आता जाएगा। जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में कोई भी समानता आपस में नहीं थी। इसी प्रकार जो अपभ्रंश के बाद अब खड़ी बोली आई है, उनमें अगर हम कंपेयर करें तो अनेक विभिन्नताएं हैं, अंतरणशील है वो। अब भाषा की विशेषताएं जानने के बाद हम आगे क्या देखेंगे? देखिए, हमने अपने
विषय को देखते हैं। ये देखिए, हमने जिन विषयों को लिया था उनमें से हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति को समझ लिया है, भाषा किसे कहते हैं इसको भी समझ लिया है, भाषा के विविध रूप, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा, ठीक है। इस प्रकार बोली, परिनिष्ठित भाषा, इसके रूप में हमने उसके विविध रूपों को जान लिया है। और भाषा की प्रकृति, स्वभाव, यानी उसकी जो विशेषताएं थी वो भी हमने जान ली हैं। अब हमारा अंतिम जो बचता है, हिंदी शब्द कैसे बना, चलिए देखते हैं उसको। ये भाषा की विशेषताएं हैं। अब ये देखिए, हिंदी शब्द कैसे बना। ईरानियों यानी पारसियों का जो उच्चारण है वो भिन्न है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर लोगों का उच्चारण है वो भिन्न होता है। कहीं ठंडे प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में जो उच्चारण भिन्नता है वो हम देख सकते हैं। तो इसलिए ईरानी यानी पारसी जो लोग थे उनके उच्चारण में भिन्नता थी, उसके कारण हिंदी शब्द कैसे विकास क्रम की ओर चला इसको समझेंगे। उच्चारण भिन्नता के कारण और भाषा की जो निजी प्रकृति है उसके कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति इन रूपों में हुई। अब ये भाषा की जो निजता है, निज प्रकृति है, वो क्या है। भाषा की निजी प्रकृति है बदलाव, यानी भाषा है वह बदलती रहती है। और इसी क्रम से हमें ये जानना होगा कि एक तो उच्चारण भिन्नता के कारण और एक भाषा की जो निजी प्रकृति है बदलते रहना, उसके कारण हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले सिंधु शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या लेते थे, नदीवाचक था। फिर हिंदू, हिंद, हिंदीक, और ये जो इक प्रत्यय था ये अर्थ हिंदू का कालांतर में क का लोप हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं, देखिए इस प्रकार जो अंतिम शब्द हमें मिल रहा था उसमें था ये हिंदीक। हिंदीक में इक प्रत्यय का लोप होने के कारण और अर्थ हिंदू का कालांतर में क का लोप हो गया और हिंदी शब्द का उद्भव हुआ, अर्थात हिंद देश यानी भारत की भाषा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी शब्द कैसे बना, इस पर विचार कर रहे थे ना, तो एक और उदाहरण देखिए। इसी प्रकार यूनानियों की उच्चारणगत भिन्नता एवं भाषा की प्रकृति के योग से इंडिया शब्द बना। देखते हैं ना, हिंदीक बन गया था हमारा, फिर अब इंडीक, इंडिका और इंडिया, ये इनका विकास क्रम है। हिंदी शब्द के अर्थ यानी हिंदी शब्द के कैसे बना, इस पर विचार करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हिंदी शब्द, हमारा हिंदी शब्द बन गया, उस हिंदी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग, इस विषय के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग हमें कहाँ मिलता है। चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो, ये इनका कालक्रम है, 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो के ग्रंथ खालिक बारी, इनका जो ग्रंथ था उसका क्या नाम था, इसको याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है। खालिक बारी किसका था, अमीर खुसरो का। इसमें देसी भाषा के रूप में हिंदी, हिंदवी तथा हिंदुई शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखिए हमें इनमें क्या याद रखना है, अमीर खुसरो का कालक्रम, फिर उनका जो ग्रंथ है, और उन्होंने
हिंदी शब्द के रूप में नहीं किया उसका प्रयोग, किस रूप में किया था? देसी भाषा के रूप में। इसको याद रखना है। फिर अपने ग्रंथ में उन्होंने लगभग 30 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, और वो हिंदी के रूप में नहीं किया था, देसी भाषा के रूप में उन्होंने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हिंदी शब्द भारत की भाषा के रूप में 1424 ईस्वी में, ये याद रखेंगे, किसने किया था? शरफुद्दीन यज्जी के ग्रंथ जफरनामा में भी प्रयुक्त हुआ है। एक तो हमने अपना जो पीछे पढ़ चुके हैं हम कि अमीर खुसरो के ये खालिक बारी में हुआ है, और अगला दूसरा देखेंगे, ये है 1424 ईस्वी में शरफुद्दीन यज्जी, इनका जो ग्रंथ था उनका क्या नाम था? जफरनामा। ये भी याद रखेंगे, कई बार इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको भी याद रखना अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए, इब्न अल मुकफ़ा, नाम भी थोड़े से अजीब से हैं इनके, लेकिन इनको जब हमारे ऑप्शन में आएगा तो उसको पहचानने में आसानी होगी, इसलिए इनको 2-4 बार उच्चारण कर लें। इन्होंने पंचतंत्र ग्रंथ है उसका अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इब्न अल मुकफ़ा ने किया था। और ककिल उल दिमन्ना, इस पंचतंत्र का क्या नाम रखा इन्होंने अरबी भाषा में? कलिल उल दिमन्ना। ये भी याद रखेंगे। नाम से उन्होंने पंचतंत्र की भाषा को ज़बाने हिंदी कहा है। हिंदी इन्होंने बिल्कुल तब भी नहीं कहा था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है? पंचतंत्र की भाषा को क्या कहा है? ज़बाने हिंदी कहा है। एक सवाल ये बनता है कि पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इब्न अल मुकफ़ा ने किया। और अरबी भाषा में पंचतंत्र का क्या नाम रखा? कलिल उल दिमन्ना, ठीक है। और पंचतंत्र की भाषा को ज़बाने हिंदी किसने कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पंचतंत्र की भाषा को ज़बाने हिंदी किसने कहा है? यह भी प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं। अर्थात प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदिका के अर्थ में प्रयोग किया गया। प्रारंभ में हिंदिका के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया। चलिए आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये तो सभी को याद हो जाना चाहिए था, अभी तक सबको पता है। इसके बारे में जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं उनकी एक अलग सी क्लास बना रखी है मैंने, उसको देखें। और ये देखिए, अब यहाँ देखिए, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, और किसने की? गिलक्राइस्ट ने। इन्होंने क्या कहा कि हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में किया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तानी भाषा के रूप में किसने प्रयोग किया हिंदी शब्द का? तो वो है गिलक्राइस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कुछ हमारे पाश्चात्य विद्वान थे उन्होंने भी बहुत भूमिका निभाई है इन चीज़ों के लिए, तो उनको भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। 1812 ईस्वी में, ये देखिए, 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए, उनका वार्षिक विवरण जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में संभवतः प्रयोग किया है।
तो इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया है आधुनिक अर्थ में। कौन है ये? कैप्टन टेलर ने। और कब किया? 1812 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कोटेशन आ गई है इनकी, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। मैं केवल हिंदुस्तानी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ। इस बात को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। कौन है ये मैं कौन है? कैप्टन टेलर। इन्होंने हिंदी का प्रयोग नहीं किया, हिंदी के बारे में नहीं कहा इन्होंने कहा कि मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी लिपि देवनागरी है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं हिंदी के बारे में नहीं कह रहा। उस समय जब हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी यानी उर्दू मिश्रित जो हिंदी बोली जाती थी उसका जिक्र इन्होंने किया है कैप्टन टेलर ने। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कैप्टन टेलर इनकी जो कोटेशन थी वो पढ़ ली है और आगे देखते हैं भोलानाथ तिवारी जी ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि हिंदी भाषा, ये इनका ग्रंथ है, हिंदी भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। कौन कौन से? व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ और भाषा वैज्ञानिक अर्थ। व्यापक अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, यानी पूरे प्रदेश की भाषा को अगर हम जब बात करेंगे तो वो व्यापक अर्थ होगा। और संकुचित अर्थ में क्या कहा कि खड़ी बोली हिंदी का बोधक है, यानी सिर्फ खड़ी बोली हिंदी का बोधक है। तो हिंदी शब्द का प्रयोग जब हम खड़ी बोली के रूप में करेंगे तो वो संकुचित अर्थ में होगा। और भाषा वैज्ञानिक अर्थ में क्या किया? पश्चिमी और पूर्वी हिंदी। अब देख लेते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में किस किस को लिया। वैसे इन दोनों विषयों के बारे में जब हम भाषाओं का और बोलियों का वर्गीकरण करेंगे तब उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर भी थोड़ा सा जान लें कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां थी। बांगरू, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हमने जितना भी इस स्लाइड में पढ़ा है पूरी उसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करके देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो आप सब तैयार हैं? चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। अब आप अपना विश्लेषण करके देखिए कि आपने कितना सीख लिया है। अगर आपको लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं, ये 7-8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चनों में से अगर आपके 1 या 2 गलत होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसको थोड़ा सा सीख लिया है, थोड़ा और देखने की ज़रूरत है। अगर आपके इसमें से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप इस स्लाइड को दोबारा से देखें, उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाएं और उसको ध्यान से याद रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन देंगे कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखकर आपको करना है। सबको पता है कि भाष धातु से हुई है, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? आप सबने अपना नोट कर लिया होगा आंसर। चलिए, तो इसका आंसर है भाष धातु। ठीक है, अब जिनका ठीक है वो अपना ऐड करते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा में क्या शामिल है? अब देखो, जब हम विचार कर रहे थे ना तब हमने सीखा था
कि भाषा में क्या हम ध्वनियों को ले सकते हैं, क्या हम संकेतों को ले सकते हैं, तो हमने क्या कहा था, नहीं। ये सबको पता है कि इन चीज़ों को नहीं ले सकते, लेकिन जिस चीज़ को ले सकते हैं वो आपको बतानी है। और इस क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं। करतल ध्वनियों में आई थी ना, ये घंटी की आवाज़, जो क्लैपिंग करते हैं उसकी आवाज़, करतल ध्वनि बोलते हैं उसको। दूसरा, रेलवे गार्ड का जो संकेत दिए थे, हमने बताए थे ना कि हरी झंडी दिखाता है, लाल झंडी दिखाता है, तो क्या ये सब जो संकेत हैं ये भाषा में शामिल हैं? तो हमने नहीं बताया था, तो ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब चिड़िया की आवाज़ बताओ, क्या ये है? नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं और सुनी जाने वाली आवाज़, केवल इन्हीं को, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। केवल कहीं और सुनी जाने वाली आवाज़ को ही हम भाषा में शामिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पढ़िए इसको और फटाफट अपना आंसर दीजिए। खांसना, गहरी सांस लेना, घंटी बजाना भाषा में क्यों नहीं है? इसका भी हमने आपको उत्तर दिया था ना। आप अपना रिवाइज़ करिए अपने माइंड में कि ये सब भाषा में शामिल क्यों नहीं हैं, क्योंकि हमने अच्छे से डिटेल में बताया था कि जो ध्वनियाँ हैं, जो संकेत हैं, ये सब भाषा में शामिल नहीं होते। अब क्यों नहीं होते ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं है, या फिर सार्थक ध्वनि नहीं है, या विचार विनिमय नहीं है, या उपर्युक्त सभी। तो इन सब को हम भाषा में शामिल क्यों नहीं करते? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये उपर्युक्त सभी को देखकर आप कंफ्यूज ना हों कभी भी, और उनको ध्यान से पढ़ें। किसी में नहीं लगा होगा, किसी में ध्वनियाँ होती हैं लगा होगा, तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और सिर्फ इस एक चीज़ को देखकर सभी को ना करें। तीनों का आपको, तीनों ऑप्शंस का अगर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक आप ये उपयुक्त सभी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, हो सकता है ये भी हो, तो इसको आप ध्यान से पढ़ो पहले। उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आपको, क्योंकि इनमें उच्चारण जो अवयव हैं उनका प्रयोग नहीं होता। ये हमारा कंफर्म हो गया। सार्थक ध्वनि नहीं है, ये बताओ, सार्थक ध्वनि नहीं है। हमने बताया था ना, सार्थक ध्वनि कब होगी? जब, देखो इसके शब्द में ही छुपा होता है सार्थक, अर्थ सहित। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित। क्या हमारे खांसने में कोई अर्थ है? वैसे पहले समझ जाते थे कि जैसे बड़े बुजुर्ग आते थे घर में, तो जो महिलाएं थी वो अपना पर्दा कर लेती थी, इसका मतलब था कि हम आ गए हैं, ये संकेत होता था। और संकेतों को हमने कभी भी भाषा में प्रयुक्त नहीं किया। तो सार्थक ध्वनियाँ नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना, ये सार्थक ध्वनि नहीं है। अगला देखते हैं। विचार विनिमय नहीं है। ठीक है, विचार विनिमय नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि विचार विनिमय कब होगा? जब हम अपने मन के विचार, अपने भावों को बोलकर प्रकट करेंगे और हमारे सामने वाला मनुष्य है वह उन विचारों को ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब जो कोटेशन हमने पढ़ी थी उसमें से क्वेश्चन आया है, और आपको ये कोटेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है, इनको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कोटेशन देकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको देखिए, विचार को आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत किसने कहा है? फिर से पढ़िए।
विचार को आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत किसने कहा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जब ये 4 ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हमें लग रहा है कि हमने जो पूरी स्लाइड में, पूरी जो वीडियो में सिर्फ हमने प्लेटो के बारे में ही पढ़ा था, तो हमें याद रह जाएगा और इन तीनों का कोई जिक्र इसमें नहीं आया था। तो अब हम लगा देंगे, लेकिन जब लास्ट में आपके पेपर के टाइम पे जब 100 क्वेश्चन होंगे, तब आप बहुत सारा अध्ययन कर चुके होंगे और उनमें इन सभी का प्लेटो, अरस्तू, मैक्स मुलर, कीट, इन सभी का सैकड़ों बार आपके सामने इनके नाम आ चुके होंगे और तब आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए कन्फ्यूज़न मत कीजिए, इनको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ें और उसको समझ कर याद करें। ठीक है, तो बताइए, ये तो पता चल ही गया है आपको, लेकिन जो 100 क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आपको पता रहना चाहिए, यही कोशिश है हमारी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने ही कहा है कि विचार को आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अब हमारी जो भाषा की विशेषताएं थी ना, हमने पढ़ी थी, उनमें से आ गया। और अब जब मैंने इसको पढ़ाया था तो आपको अच्छे से समझाया था कि यादृच्छिक शब्द क्या होता है। जो पेपर बनाने वाले हैं ना, वो ऐसे ही शब्दों को पेपर में डालते हैं कि पढ़ने वाले को यही समझ में नहीं आए कि ये शब्द क्या होता है। उसको पता रहता है कि ये सब चीज़ें होती हैं भाषा में, ये सब विशेषताएं होती हैं भाषा में, लेकिन उसको शब्द ही समझ में नहीं आएगा तो वो आंसर कैसे देगा। तो जब हमने इसको पढ़ा था तो आप रिकॉल करके देखिए अपने माइंड में कि हमने यादृच्छ के 2-3 शब्द, उनके अर्थ बताए थे। ठीक है, उनके आधार पर आप इसका पहले अपने आप से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, फिर हम बताएंगे। भाषा यादृच्छिक होती है, ये एक सबसे पहली ही विशेषता थी भाषा की जो हमने पढ़ी थी। और इस जो ये पंक्ति दे दी है, भाषा यादृच्छिक होती है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है? कुछ याद आ रहा है आपको? जब हमने ये विशेषता बताई थी तो उसमें एक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जो पुस्तक, उसके रचनाकार थे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और उन्होंने यादृच्छिक का अर्थ कुछ माना था। ठीक है, वही बताना है आपने। और ये सारे जो ऑप्शन हैं हमारे सामने चारों, ये मिलते जुलते हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1 सेकंड के लिए सोचिए और फिर आंसर दीजिए। चलो, यादृच्छिक का क्या अर्थ होगा बताइए? जाना हुआ, माना हुआ, बताया हुआ या कहा हुआ? वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। इसका अर्थ भोलानाथ तिवारी ने माना था माना हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर भाषा की कौन सी विशेषता व्यक्त करती है? ठीक है, अभी आपने अगर ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो कुछ समय पहले ही ये क्वेश्चन आया था और उसी को घुमाकर दूसरी तरीके से पूछ लिया गया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बताइए कौन सी विशेषता के अंतर्गत आते हैं ये? भाषा में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर भाषा की कौन सी विशेषता को व्यक्त करता है? भाषा सामाजिक वस्तु है। सोचिए, भाषा चिर परिवर्तनशील है, इस विशेषता के अंतर्गत आती हैं ये सारी बातें। या फिर भाषा यादृच्छिक होती है, इस विशेषता के अंतर्गत आती है। या भाषा अंतरणशील है। ये देखिए, आपने ये दोनों तो पढ़ लेंगे, आप इन दोनों को समझ लेंगे कि सामाजिक वस्तु क्या है, परिवर्तनशील क्या है, लेकिन ये दोनों शब्द हैं, आपको इनके अर्थ को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। जब तक आप इनके अर्थ को नहीं समझेंगे, आप उनमें से ऑप्शन को चूज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो हमने ये जो विशेषताएं थी, संस्कृत में जल, हिंदी में पानी और अंग्रेजी में वाटर, ये कौन सी विशेषता के अंतर्गत पढ़ी थी? याद करो। भाषा, जिसने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का अर्थ भी हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था कि माना हुआ। ये सब इन्होंने मान रखे हैं। संस्कृत में जल मान रखा है, हिंदी में पानी मान रखा है, अंग्रेजी में वाटर मान रखा है। तो ये यादृच्छिक है, भाषा हमारी यादृच्छिक है। और भोलानाथ तिवारी ने इसको क्या कहा है? माना हुआ कहा है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि कुछ शब्द हमारे हिंदी में ऐसे आते हैं जिनका हमें अर्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने अर्थ को नहीं समझा और सिर्फ रट लिया कि भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा अंतरणशील होती है, तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद भूल जाएंगे हम उनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि ये दोनों आपको पता होने चाहिए शब्द। अब अगला क्वेश्चन इसी पर आ गया है। भाषा अंतरणशील है, इसका क्या अर्थ है? बताइए। हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, उनमें आपको एलिमिनेट के द्वारा भी आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का, मान लीजिए आपकी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है, क्या ये अंतरणशील है? बताओ। दूसरा है, भाषा भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, क्या इसका अर्थ अंतरणशील है? या भाषा भूत, वर्तमान और भविष्य को व्यक्त करती है, क्या इसका अर्थ अंतरणशील है? या भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, क्या इसका अर्थ अंतरणशील? बताया था मैंने आपको। ये तो खुद एक विशेषता है भाषा की कि भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। ठीक है, अंतरणशील का अर्थ किस में आया था? भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति है, ये सिंपल बात कही गई है, इसका अंतरणशील से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन। ठीक है, एलिमिनेशन से भी हम इसको कर सकते हैं कि ये नहीं है, इसका ये भी नहीं है। अब हमारे पास बच गए ऑप्शन ए और सी। भाषा एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती है। अब जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे ना, तो हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अंतरणशील है भाई, यानी जैसे परिवर्तनशील है, अंतरणशील है, ये सब एक जैसे से ही हैं, लेकिन ये सब एक जैसे नहीं हैं दोस्तों। अंतरणशील का अर्थ होता है कि ये भी नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। अंतरणशील का अर्थ होता है कि भाषा भूत, वर्तमान और भविष्य को व्यक्त कर सकती है। कोई भी बात जो हमारे पहले जो आचार्य हुए थे उन्होंने कही थी, है ना, और जो कुछ बातें अब हम कह रहे हैं और कुछ हमसे जो आगे आएंगे वो भी कहेंगे, लिखेंगे, तो इन जो भाषा है इसमें भूतकाल की, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों के को व्यक्त करने की क्षमता होती है। इसीलिए इसको, भाषा को अंतरणशील कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, हिंदी शब्द का देशी भाषा के रूप में पहले प्रयोग किसने किया था? अब हमारे सामने, हमने इसी वीडियो में अमीर खुसरो का भी नाम पढ़ा था, है ना, और किसी का नहीं पढ़ा, तो ये आप बता देंगे। ठीक है, क्योंकि अबुल फजल का नाम हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ा, बदान्यू का भी नाम नहीं पढ़ा, मुल्ला वजी का भी नाम नहीं पढ़ा। ये हमारे ऑप्शन ऐसे आ गए तो हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 100 क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर आपको इन जो अबुल फजल और ये सब हैं, इनके नाम भी आपको
कई जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि हिंदी शब्द का, ये याद रखेंगे, हिंदी शब्द का देसी भाषा के रूप में, हिंदी के रूप में उन्होंने नहीं किया था, जो देश की भाषा है यानी जो देसी भाषा है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। देसी भाषा के रूप में इसको चेंज करके भी दे सकते हैं कि देसी भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो किया था अमीर खुसरो ने। तो चलिए, आप लोगों को का अनुभव कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं और हिंदी के विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना ये सत्र ख़त्म करते हैं यहीं पर और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।